हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज मनीष मिश्रा एक बार फिर से बायोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट का अगला भाग लेकर के आया है, यानी कि पार्ट थर्ड, तीसरा पार्ट आप लोगों के सामने जो है पेश करूंगा। लेकिन आपको पता है, हर वीडियो की भांति इस वीडियो में भी एक अच्छा दमदार मजेदार कोटेशन है। वो कोटेशन अपने लाइफ में उतारने का जरूर प्रयास करोगे, ठीक है? तो कोटेशन इस प्रकार है, चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब जो है हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का अगला पार्ट। हम लोग प्रीवियस क्लास में बायोलॉजी का क्या देखे थे? बायोलॉजी का प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि कैरेक्टर क्या है, लाइफ का कैरेक्टर क्या है, लाइफ का जीवन की विशेषता क्या है। तो जीवन की विशेषता शुरू करते हैं। जीवन विशेषता का अगला पार्ट, पहला पार्ट में हम लोग क्या देखे थे कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिकीय संगठन के बारे में पढ़े थे, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल के बारे में पढ़े थे। वही जस्ट लाइक एक सेल होगा और वो सेल उसी तरह से काम करता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो कैरेक्टर सेकेंड, ठीक है? वो कैरेक्टर है आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है? हेडिंग है आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है उपापचयी क्रिया। क्या होता है? उपापचयी क्रिया, जिसको या अभिक्रिया बोलोगे, ठीक है? मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, यानी उपापचयी क्रिया क्या है, ये आपको जानना होगा, ठीक है? तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है कि जितने भी आप भोजन करते हो, मान लो सपोज दैट आप भोजन करते हो, तो भोजन जब करते हो तो भोजन जो है पचता कैसे है, इस प्रोसेस को हम लोग उपापचय कहेंगे। भोजन तो खाएंगे ही, खाने के बाद पचेगा ही, पचने वाला जो क्रिया हुआ वो क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। कैसे पचता है, कैसे क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो इसका डिफिनेशन क्या हम लोग लिखेंगे कि ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग। कहने का मतलब हुआ कि जीवों के अंदर होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रिया, जीवों के अंदर होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है? तो लिखते हैं कि ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, all biochemical reaction inside the living, ठीक है? अगर इसका हिंदी लिखना है तो बहुत आसान है। जीवों के अंदर होने वाले समस्त जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? उपापचयी अभिक्रिया या क्रिया कहलाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है? यानी कि जीवों के अंदर होने वाले समस्त जैव रासायनिक का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे जैव, केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। जो भोजन करते हो पचता कैसे क्रिया होता है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो जीवों के अंदर होने वाले समस्त क्रियाओं के बारे में कहता है। ये क्रिया जो होता है दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। वो क्रिया क्या है? पहला जो क्रिया है, अगर हम इसको कहेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है कितने तरह का होगा, तो हम लोग कहते हैं कि 2 टाइप्स होगा। कितने टाइप्स का क्रिया होगा मेटाबॉलिक का? 2 तरह का होगा, यानी कि 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म और दूसरे को बोलेंगे एनाबॉलिज्म। वेरी इजी, हर
एक पार्ट्स को बहुत आसानी से देखोगे, कंपटीशन वाले लड़का या फिर आईएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है, इसको बहुत आसानी से देखोगे। ठीक है, तो कैटाबोलिज और एनाबोलिज। कैटाबोलिज का मतलब होता है अपचय और एनाबोलिज का मतलब होता है उपचय। लिख सकते हैं, इसका हिंदी लिख लो, अपचय, इसका क्या होगा, उपचय। वेरी इजी दोस्त, आसानी से समझो, हर एक पार्ट को कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, हर एक पार्ट को कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि हर एक टॉपिक में हमको क्या कंसेप्ट मिल रहा है। अगर ये टॉपिक को बहुत आसानी से समझ गया तो आपका बायोलॉजी जो आपका विषय है, सब्जेक्ट है, उसमें आप बहुत आसानी से हर पार्ट्स को, हर एक कंपटीशन पूछने वाले सवाल को आसानी से बना लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कैटाबोलिज्म क्या है, फिर सवाल उठता है कि एनाबोलिज्म क्या है। तो कैटाबोलिज्म जो होते हैं, कैटाबोलिज्म होते हैं जो भोजन हम लोग करते हैं, जो भोजन करते हैं। तो भोजन कैसा होता है, जो भोजन हम लोग कर लेते हैं वो भोजन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, यानी कि जटिल अणु से सरल अणु में बदलना, जटिल अणु से सरल अणु में बदलना क्या कहलाता है, कैटाबोलिज्म कहलाता है। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखूं, ये क्या है भैया, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कि जटिल अणु, जटिल अणु का क्या होगा, ब्रेक होगा। क्या होगा, ब्रेक होगा किसमें, सिंपल में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में होगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स में घुसता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स बोले तो सरल अणु में। ठीक है, कैटाबोलिज्म क्या कहलाता है कि जटिल अणु से इसमें ब्रेक होगा, यानी कि जो भोजन करते हैं वो ब्रेक होकर के, टूट करके एक सरल अणु बना लेता है। तो अब इस क्रिया के दौरान आपको जरूर पता हुआ होगा कि इस क्रिया के दौरान क्या हुआ। तो इस क्रिया के दौरान हम लोग को यही देखने को मिला कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के बाद हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी यहाँ पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी जो है रिलीज करेगा, यानी ऊर्जा क्या होगा, मुक्त होगा। ऊर्जा क्या होगा, मुक्त होगा। अब यहां पे सवाल हो रहा है कि एनर्जी मिलता कैसे है, एनर्जी हम जो भोजन कर रहे हैं वो एनर्जी कैसे मिलता है। तो हमको पता है कि जो भी भोजन करेंगे उस भोजन में हम लोग को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। दैट्स ऑल, वेरी इजी। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लूं कि कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर समझे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, ब्रेक करेगा जब भोजन करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स है तो अब यहाँ पे ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, एनर्जी मुक्त होगा। तो एनर्जी क्या होगा, एटीपी बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दैट्स ऑल। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो एटीपी है वो एटीपी क्या है, जस्ट लाइक एनर्जी। एटीपी क्या है, एनर्जी है। तो हम लोग यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो एडेनाइन ट्राई फॉस्फेट, इस यानी कि एटीपी जो है रिलीज करता है, मुक्त करता है। ठीक है, यानी कि कैटाबोलिज्म के केस में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, यानी कि जटिल अणु सरल अणु में टूटेगा और टूटने के बाद एनर्जी रिलीज करता है और वह एनर्जी क्या होता है, हमारे बॉडी को मिलता है। तो जस्ट लाइक उदाहरण हम लोग क्या लिए, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करेगा, करने के बाद क्या होगा, एटीपी रिलीज करेगा, रिलीज करने के बाद एटीपी क्या है, एनर्जी है, एनर्जी हम लोग को बॉडी मिलता है, यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जो है हमारे एनर्जी को मिलता है, साथ साथ जल भी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि एनाबोलिज्म क्या है। एनाबोलिज्म इज जस्ट लाइक दिस, यहां पे ब्रेक करने के बाद क्या हो रहा था, एनर्जी मिल रहा था, इजी है, कार्बोहाइड्रेट टूट करके क्या हो रहा था, सरल में बन रहे थे, जटिल टूट रहे तो सरल में बन रहे थे। अब यहाँ पे सरल जो अणु होंगे, एनाबोलिज्म की क्रिया होगी कि सरल अणु ऐड होकर के, सरल अणु ऐड होकर के जटिल अणु बना लेगा। वेरी इजी, इसको अगर समझूं तो अगर यहां पे लिख सकते हैं कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सिंपलर मॉलिक्यूल्स
ब्रेक करेगा, क्या बनेगा, ब्रेक नहीं करेगा दोस्त, सॉरी, ऐड करेगा। ऐड करने के बाद क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बोलेंगे इसको बोलेंगे सरल अणु, अब इसको बोलेंगे जटिल अणु। यानी यहाँ की क्रिया क्या हुआ, यहाँ की क्रिया क्या हो रहा है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है ऐड करेगा। किसको ऐड करेगा भैया, अगर ऊर्जा को अवशोषित करेगा, ढेर सारे एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा, जटिल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पे ये क्रिया क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म कहलाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एनाबॉलिज्म जो होगा वो एनर्जी एब्सॉर्ब होगा। तो लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। एब्सॉर्ब का मतलब क्या होगा, ऊर्जा अवशोषित करता है। क्या करता है दोस्त, ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो ये ऊर्जा अवशोषित किस क्रिया में होता है, ऊर्जा जो है अवशोषित किस क्रिया में होगा, तो आप कह सकते हैं कि जब जीव द्रव्य का निर्माण हो रहा था, जब प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हो रहा था, उस समय एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हो रहा था, और एनर्जी जो है एमिनो अम्ल के रूप में, एसिड के रूप में, फैट के रूप में, शुगर के रूप में सब एब्जॉर्ब होने के बाद क्या बन रहा था, सेल बन रहा था। सेल का प्रोसेस शुरू होगा, इसके बाद क्या हो गया, बॉडी का निर्माण होना शुरू हो गया था। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है एनाबॉलिज्म क्या करता है, सरल से जटिल बनता है। तो सबसे बढ़िया अगर इसका उदाहरण देखें तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होगा। ठीक है, इसका अगर उदाहरण ले लूं तो उदाहरण में आप लिखोगे इसका प्रोटोप्लाज्म का निर्माण, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का निर्माण यानी जीव द्रव्य का निर्माण। ठीक है, जीव द्रव्य जो है एनाबॉलिज्म की क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो मेटाबॉलिक कैरेक्टर है, मेटाबॉलिक कैरेक्टर को एक बार फिर से डिवाइन करूं कि ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग, यानी कि जीवों के अंदर जितने भी क्रियाएं होती है, जीवों के अंदर जितने भी क्रियाएं होती है, वो क्रिया क्या होगा, समस्त जैविक रासायनिक क्रिया होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। और ये जैविक रासायनिक क्रिया के बाद क्या होगा, एनर्जी रिलीज भी करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगा। तो इसको दो कैरेक्टर में बांट दिया गया है, एक कैटाबॉलिज्म के रूप में बांट दिया गया है, एक एनाबॉलिज्म के रूप में बांट दिया गया है। कैटाबॉलिज्म जो होगा वो कॉम्प्लेक्स से टूट करके सिंपलर बनेगा, कॉम्प्लेक्स से टूट करके सिंपलर बनेगा, तो उसमें एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ऊर्जा मुक्त होगा। तो उदाहरण के रूप में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज किया और वो एनर्जी हमारे शरीर में ग्रहण होता है। इसके बाद एनाबॉलिज्म की क्रिया में क्या होगा कि सिंपल मॉलिक्यूल्स जटिल में जाते हैं, जटिल जो है क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो सबसे बढ़िया अगर उदाहरण देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इस हर एक कैरेक्टर को बहुत ध्यान से, आसानी से अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करो, मेमोरी में डालने का प्रयास करो। एक कंपटीशन के पॉइंट से व्यू से पढ़ाया गया ये टॉपिक है, आप लोग देखो। ठीक है, अगला जो कैरेक्टर आने वाला है वो कैरेक्टर है न्यूट्रिशन क्या है, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करोगे और लिखने का प्रयास करोगे। आई होप समझ में आया होगा। सभी स्टूडेंट कंपटीशन वाले ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें ताकि आपका बायोलॉजी जो पार्ट्स होगा वो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अगला कैरेक्टर, वो कैरेक्टर का नाम है न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन। देखें, चलो न्यूट्रिशन क्या है, ये आपका कैरेक्टर है और इसी कैरेक्टर के आधार पर जीवन जो है चलता है और हर एक चीज को हम लोग काफी डीप वे में चलेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आप कमेंट करके बताओ, शेयर करो, लाइक करो, हर चीज को करो यार, क्या दिक्कत है, जहां पे दिक्कत है आप कमेंट करो तो सही। ठीक है, तो अगला जो आपका कैरेक्टर है वो कैरेक्टर नंबर 2 के बाद तीसरा का कैरेक्टर आपका क्या होगा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है दोस्त, पोषण बोलते हैं इसको। पोषण क्या है, वेरी इजी। पोषण के बारे में अगर आपको जानना है तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि पोषण क्या है। तो पोषण हम लोग बोल सकते हैं कि एक्वायर एनर्जी बाय फूड स्टफ, एक्वायर एनर्जी बाय फूड स्टफ,
यानी कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो लिख लें इसको, क्या दिक्कत है? एक्वायर्ड एनर्जी बाय फूड स्टफ, यानी कि हम लोग खाद्य पदार्थ से जो लेते हैं, खाद्य पदार्थ से जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो इस ग्रहण करने की जो क्रिया हुई, जस्ट लाइक अभी जस्ट देखे हम लोग मेटाबॉलिज्म में कि जटिल सिंपल में टूट रहा था और सिंपल जटिल बन रहा था, जटिल से सरल में जाने में ऊर्जा रिलीज हो रहा था और सरल से जटिल में जाने के लिए एनर्जी का ऑब्जॉर्ब हो रहा था। एब्जॉर्ब करना क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा, यानी खाद्य पदार्थ से ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, करने की क्रिया न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो फूड स्टॉक दिख रहा है, फूड स्टॉक का मतलब होता है खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो इसको हिंदी लिख लेते हैं, खाद्य पदार्थों से, खाद्य पदार्थों से ग्रहण की गई ऊर्जा, खाद्य पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण की प्रक्रिया, से ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा दोस्त? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ से जो ऊर्जा मिलेगा और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल होता है कि फूड स्टॉक, खाद्य पदार्थ क्या मिलेगा? वेरी इजी, फूड स्टॉक से क्या मिलेगा? फूड स्टॉक है, फूड स्टॉक मिल गया मेरे को। क्या क्या मिला? देखिए, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला। तो 1 मिला तो क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट मिला, 1 कार्बोहाइड्रेट मिला। दूसरा का क्या मिला? फैट मिला, वेरी इजी। तीसरा का क्या मिला? प्रोटीन मिला, प्रोटीन मिला। यही तीनों है जो बॉडी का निर्माण करता है दोस्त। तो ये जो है आपको बॉडी बना देता है। तो भैया वेरी नेसेसरी इन योर लाइफ यार, न्यूट्रिशन पार्ट्स। ये आपका न्यूट्रिशन जो है बॉडी के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रखता है। यानी फूड स्टॉक से, खाद्य सामग्री से हम लोग को क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट मिल रहा है और प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। अगला जो चीज है, आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिशन का अगला जो पास होगा कि आखिर ये न्यूट्रिशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो हम लोग के लिए सहायक होगा। यानी कि न्यूट्रिशन तत्व क्या है, पोषण वाले तत्व क्या है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट करो, लिखो। इसके बाद अगला टॉपिक जो है हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन एलिमेंट, पोषक तत्व। इसका स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट तत्व जिसको बोलेंगे। क्या था इसको? वेरी इजी। इस चीज को दिमाग में बैठा लो सब कोई, बहुत आसान है। और इस चीज को हम लोग बारी बारी से और डीप में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगला जो पार्ट है आपका है न्यूट्रिएंट एलिमेंट, जिसको बोलेंगे हेडिंग अगर डालें कि न्यूट्रिशन पढ़े तो न्यूट्रिएंट तत्व क्या होता है? न्यूट्रिएंट एलिमेंट की बात बोले कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट क्या है, यानी कि पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व से क्या समझते हैं। वेरी इजी, पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व से क्या समझते हैं आप? तो आप लोग बोल सकते हैं कि सब्सटेंस प्रोवाइड अस एनर्जी एंड रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करे और शारीरिक रूप से वृद्धि और विकास भी करे, शारीरिक रूप से वृद्धि और विकास में सहायक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहेंगे। वेरी इजी, तो लिखेंगे इसको कि सब्सटेंस प्रोवाइड क्या प्रोवाइड कर रहा है? वेरी इजी, प्रोवाइड अस एनर्जी। क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी, ऊर्जा। एंड जितना हमको रिक्वायर्ड होगा, क्या रिक्वायर्ड होगा आपको? फॉर ग्रोथ। जितना हमको ग्रोथ में रिक्वायर्ड होता है एनर्जी तो लेंगे ही लेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
क्या पढ़ाएंगे? डेवलपमेंट। सब्सटेंस प्रोवाइड अस एनर्जी एंड रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका हिंदी वर्जन लिख लूं तो कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो हमें क्या देगा? हमें ऊर्जा प्रदान करे, तथा ऊर्जा प्रदान किया तो प्रदान करने के बाद क्या होगा? शारीरिक रूप से वृद्धि और विकास होगा। वेरी इजी। तो तथा वह शारीरिक वृद्धि तथा विकास में सहायक होता है, उसे पोषक तत्व कहा जाता है। दोस्त वेरी इजी कि वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो हमें ऊर्जा प्रदान करे और शरीर का वृद्धि और विकास में सहायक हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट एलिमेंट बोलेंगे या फिर पोषक तत्व बोलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ये न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि इसको हम लोग कितने रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट करो, लिखते हैं फिर, या फिर इसी जगह लिख लो कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट, यानी कि पोषक तत्व को कितने भाग में बांटा गया है। पोषक तत्व को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। किस भाग में बांटते हैं? दो भाग में। एक भाग बेस होगा, एक भाग ये होगा। क्या होगा? तो अगला ये जो पार्ट्स है ये हम लोग लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता के आधार पर। एक बार बांटे, इसको लिख सकते हैं कि उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट को हम लोग दो भाग बांटेंगे। एक बांटेंगे आपका उपयोगिता के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, और दूसरा का जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। वेरी इजी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर हम इसको बांटते हैं। ठीक है दोस्त, यानी न्यूट्रिएंट एलिमेंट को दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी और एक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो इसका स्क्रीनशॉट करके लिखो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। हर चीज को पार्ट देखो दोस्त, पूरा वीडियो देखो, पूरा समझ में आएगा। नहीं आएगा इसके लिए मैं चैलेंज करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज आपको न समझ में तो आएगा ही नहीं, 100 यानी क्या बोले यार, 110% समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन का अगला भाग, जो उपयोगिता के आधार पर न्यूट्रिएंट एलिमेंट को कितने भाग में बांटा गया है। वेरी इजी, देखते हैं फिर, ये सब चीज लिख लो। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है। ठीक है, क्या था फिर? बहुत डीप पढ़ाते हैं दोस्त, आप पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। हमारी तरफ से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। साथ साथ हमको भी सपोर्ट करो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है? उपयोगिता के आधार पर हम लोग को बांटना है कि उपयोगिता के आधार पर न्यूट्रिएंट को कितने भाग में बांटते हैं। वेरी इजी, इसको हम लोग 4 वे में बांटेंगे, 4 भाग में बांटेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, यानी कि यूटिलिटी के आधार पर हम लोग कितने भाग बांटेंगे? 4 भाग में बांटेंगे। तो बांट देते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ये 4 वे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो वे होगा वो है एनर्जी प्रोवाइडर। ये न्यूट्रिएंट का उपयोगिता के आधार पर पहला जो भाग है वो क्या है? एनर्जी प्रोवाइडर, ऊर्जा प्रदान करने वाला, इसको बोलेंगे।
इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी प्रोवाइडर। एनर्जी प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करने वाला। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे सवाल होता है ऊर्जा कौन प्रदान करता है मेरे को? वेरी इजी उदाहरण हम लोग पीछे प्रीवियस जो है टॉपिक में देखे थे। कौन कौन मिलता है? वेरी इजी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और फैट। कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है जानना होगा, फैट कितना मिलता है ये भी जानना होगा। जान जाए फिर जान जाए, एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और क्या मिलेगा भाई? फैट। कार्बोहाइड्रेट कितना मिलता है आपको? एनर्जी प्रोवाइडर है भाई, तो ये कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है 75% और फैट जो है 25% मिलता है। और ये आपको क्या प्रदान कर देगा? एनर्जी, ऊर्जा प्रदान कर देगा। ठीक है, अगला जो आपका उपयोगिता के आधार पर पार्ट्स है वो है रिस्पॉन्सिबल, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कितना रिस्पॉन्सिबल है? तो हम लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कितना जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो है कितना उत्तरदायित्व है वृद्धि और विकास में, ये कितना सहायक है? इसका अगर हिंदी वर्जन लिखना है तो लिख सकते हैं कि वृद्धि तथा विकास में सहायक। और वृद्धि और विकास में कौन सहायक होता है दोस्त? वृद्धि और विकास में कौन सहायक होता है? हमारे बॉडी को कौन ग्रोथ करता है, कौन विकास करता है? तो हमारा बॉडी जो है क्या चीज से बना है? प्रोटीन से। तो हम लोग को ग्रोथ करेगा कौन? तो प्रोटीन करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोटीन जो है हम लोग को ग्रोथ करता है। ठीक है, ग्रोथ करता है। ठीक है, दो भाग हम लोग देखें अभी न्यूट्रिएंट का। अगला जो भाग है वो भाग है मेटाबॉलिक रेगुलेटर, जिसको हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट जो भाग है क्या है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मेटाबॉलिक का मतलब क्या होगा? उपापचयी नियंत्रक। उपापचयी नियंत्रक क्या हो सकता है? उपापचय नियंत्रक क्या हो सकता है? वेरी इजी, उपापचय जो नियंत्रक होगा वो आपको पचाने में, वृद्धि, विकास, डेवलपमेंट सब चीज में कौन सहायक होता है? तो उपापचय क्रिया दो क्रिया का होता है, एक कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के रूप में होता है। कौन करवाता है? उसको नियंत्रण कौन करता है? वेरी इजी, विटामिन करता है, मिनरल्स करता है, वाटर करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि विटामिन एक हो गया, मिनरल्स, और ये क्या हो गया? वाटर। ये जो है आपका मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, ये हमारे शरीर में उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला जो भाग है वो भाग है जेनेटिक कैरियर। अगला जो भाग है इसका वो क्या है? जेनेटिक कैरियर। ये जेनेटिक कैरियर क्या करता है? जेनेटिक कैरियर कहने का मतलब है आनुवांशिक गुणों के वाहक। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसका हिंदी लिखेंगे कि आनुवांशिक गुणों का वाहक। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो आपका अनुवांशिक गुणों का जो वाहक है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है दोस्त। न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड कौन कौन है? तो न्यूक्लिक एसिड है आपका डीएनए और दूसरा क्या है? आरएनए। डीएनए आपको क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। आरएनए क्या करेगा? संश्लेषण करेगा प्रोटीन का। और दोनों जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका जेनेटिक गुण जो है आपके अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया है आपको कि जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है वो उपयोगिता के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है। और ये चारों भाग जो है हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। इस चीज का स्क्रीनशॉट करोगे और लिखने का प्रयास करोगे। नेक्स्ट जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्या कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो आपका न्यूट्रिएंट एलिमेंट का भाग होगा वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन।
केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर, यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर अगर हम बोले कि इसको कितने भाग में बांटा गया है, रासायनिक संगठन के आधार पर न्यूट्रिएंट एलिमेंट को, पोषक तत्व को कितने भाग में बांटा गया है, वेरी इजी। इसको जो है बहुत सारे पार्ट्स में बांटे गए हैं। कौन कौन पार्ट्स होगा? तो सबसे पहला जो पार्ट्स होगा वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या होगा दोस्त, लिखते हैं फिर यहां से, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा का जो भाग है वो है फैट। क्या है दोस्त? फैट। तीसरा जो भाग है वो है आपका प्रोटीन। क्या है दोस्त? प्रोटीन है, ठीक है। यहां पे क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। नेक्स्ट आपका विटामिन आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखूं तो नेक्स्ट जो आएगा आपका वो आएगा विटामिन, ठीक है। अगला जो आएगा वो आएगा मिनरल्स, मिनरल बोलेंगे इसको। अगला जो आएगा वो होगा वाटर, ठीक है। यानी कि विटामिन, मिनरल, वाटर और रफ कंसोलिडेट बोलेंगे इसको, रफ कंसोलिडेट अगला भाग में लिखेंगे। यहाँ पे इतने भाग में इसको बांटा गया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन क्या करता है? ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि शरीर में इसका मात्रा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही जो तेल है ये हमको भोजन को पचाने में मदद करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों क्या करता है, लिख सकते हैं कि ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब शरीर में इनका ज्यादा मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा मात्रा क्या होना चाहिए? होना चाहिए, जरूरी है। ये क्या करता है कि ह्यूमन बॉडी में क्या करता है? डाइजेस्ट करने के काम आता है, ठीक है। अगला पार्ट में सोच लो कि ह्यूमन बॉडी में इनका पाचन क्रिया में सहायता मिलता है। यानी कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो है हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। अगला जो भाग है वो है आपका विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स जो है हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है? तो हम लोग कह सकते हैं कि विटामिन और मिनरल्स जो है हमारे बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में मौजूद रहेगा, यानी कम मात्रा में मौजूद रहना चाहिए। लिख सकते हैं कम मात्रा में, शरीर में इनका मात्रा कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्त, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में सहायक नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम सहायक कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह पाचन क्रिया में सहायक नहीं है, क्योंकि यह मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। क्योंकि यह क्या है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर क्या करता है? दोनों क्रिया करवाएगा, कैटाबॉलिज्म के रूप में, एनाबॉलिज्म के रूप में। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? जटिल से कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाएगा, और एनाबॉलिक में क्या होगा? सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर बोला गया, ठीक है। अब यहां पे सवाल उठता है कि वाटर जो है कितना इंपॉर्टेंस रखता है हम लोग के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वाटर है, ये जो वाटर है हमारे शरीर में क्या होगा? डाइजेस्टिव के लिए
मदद तो करता है लेकिन ये पचता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यह पाचन क्रिया में सहायक नहीं होता। यानी कि जल जो है पाचन क्रिया में क्या होगा, सहायक नहीं होता, क्योंकि जल तो पचता नहीं। हमारे शरीर में जल जो है जस के तस रहता है, वो टूटता ही नहीं है। पचाने की क्रिया में मदद जरूर करता है लेकिन जल तो पचता नहीं ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये पाचन क्रिया में डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ यह मेटाबॉलिक रेगुलेटर में बहुत बड़ा योगदान करता है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर में क्यों योगदान करता है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों की क्रिया में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह मेटाबॉलिक रेगुलेटर में बहुत बड़ा योगदान है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे कह सकता है कि ये जो है पाचन क्रिया में हेल्प जरूर करता है, तो हम लिख लें इसको, यह जो है पाचन क्रिया में सहायक होता है, यहाँ पे पाचन क्रिया में सहायक नहीं होता। यहाँ पे इसलिए लिखेंगे कि पानी जो है पचता नहीं है, सहायक नहीं होता। यानी कि जल का यहाँ पे लिख लो, बदल लो कि यह वाटर पाचन क्रिया में वाटर का पाचन नहीं होता, पानी का या वाटर का पाचन डाइजेस्टिव नहीं होता, लेकिन क्या करता है, पाचन क्रिया में ये सहायक होता है। इसलिए इसको क्या बोल दिया हम लोग, मेटाबॉलिक रेगुलेटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप इस समझ में आया होगा कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट जो होता है वो होता है, क्या करता है, वो हमारे जितने भी शरीर में उपस्थित जो पदार्थ हम लेते हैं, वो पदार्थ को क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। एनर्जी प्रदान करने के बाद वो शारीरिक क्रिया के दौरान ग्रोथ करता है, विकास करता है। विकास करने के बाद क्या होगा, न्यूट्रिएंट एलिमेंट को दो भाग में बांटे थे, एक बांट दिए थे यूटिलिटी के आधार पर, एक बांट दिए केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। ठीक है, तो यूटिलिटी के आधार पर हम लोग 4 भाग में बांट दिए, साथ ही साथ केमिकल कंपोजिशन के आधार पर इतने भाग में बांट दिए थे। तो ये चीज को आप बहुत आसानी से, बहुत ही मन से, तन से इस वीडियो को देखो, समझो और अपने मेमोरी में डालने का प्रयास करो। ये आपका बेसिक नहीं, बहुत ही ज्यादा गहराई से पढ़ाया हुआ चीज है। इस चीज को आप बहुत आसानी से, मन से, तन से देखो दोस्त, और आई होप कि आपको समझ में आएगा। ये मेरा चैलेंज है, और मेरा पढ़ाया हुआ चीज अगर समझ में नहीं आता तो शायद ही आपका किसी का वीडियो समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझो, लिखो और सब चीज अपने मेमोरी में डालने का प्रयास करो। नेक्स्ट जो कैरेक्टर होने वाला है, वो नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, वो होगा रेस्पिरेशन। श्वसन की क्रिया क्या है, श्वसन क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। फिलहाल अभी तक इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग फिर से दोबारा इस लाइफ का कैरेक्टर लेकर के आएंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन के रूप में। तो आई होप इस चीज को स्क्रीनशॉट करोगे और लिखने का प्रयास करोगे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।